आज हमारी टीचिंग मेथड्स की थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक जाना। कल हमने टीचिंग की कुछ टेक्निक्स आपको बताई। 7 तरह की टेक्निक्स इस बुक में मेंशन किया गया है। लेक्चर मेथड, डेमोस्ट्रेशन मेथड, निर्देशन विधि, प्रोजेक्ट मेथड, इस तरीके से हमने पढ़ी। और आज हम और अच्छे से आपको बताएंगे और टीचर की अच्छी क्वालिटी और क्या क्या होती है। और आप अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से रखना कि इन छोटी छोटी चीजों से ही कोई टीचर सबसे अच्छा बन जाता है, कम नॉलेज वाला भी। और बहुत नॉलेज वाला टीचर पीछे रह जाता है। ऐसा आजकल मैं भी देख रहा हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी में भी और भी सब जगह पे ऐसा है। जो इन छोटी छोटी टीचिंग मेथड्स को, टेक्निक्स को यूज करता है, वो टीचर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। और जो नहीं यूज करता है, बच्चे फिर बोलते हैं नहीं, इस टीचर को कुछ नहीं आता। तो आज मैं और टेक्निक्स आपको बताऊंगा जिससे आप अपने न कि खाली एग्जाम में बल्कि अपनी लाइफ में भी ये चीजें आपको अच्छे टीचर बनने में काम आएंगे। तो अपनी बुक अपने साथ में खोल लीजिए। योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां, पेज नंबर अपना 41 निकाल लीजिए। मैं स्क्रीन से पढ़ाऊंगा, आप अपना मार्किंग करते रहना या फिर अपनी नोट्स बुक में आप लिखते रहना उसको। मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल होगी? जी भैया। ठीक है भावना जी, अगर नेटवर्क इश्यू हो तो मुझे कॉल कर देना। ओके जी, ठीक है। आजकल हो रहा है कई बार नेटवर्क इश्यू। आज का जो हम स्टार्टिंग पढ़ेंगे, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मेन है और जिसके ऊपर जो हमारी पूरी की पूरी जो क्लास होती है वो चीज डिपेंड करती है। जैसे कि न्यूटन का अपना 3 लॉ रहे हैं, वो आज भी वर्ल्ड वाइड फेमस है। उसी प्रकार हमारे योग के भी कुछ सिद्धांत हैं जिसके ऊपर हमारे योग की क्लास डिपेंड करती है। उससे बाहर हम नहीं जाते हैं। सामान्य तौर पे अलग अलग लोगों के अलग अलग मत रहे हैं, लेकिन हम इस बुक के अनुसार पढ़ेंगे तो हमें खाली इसको ही देखना है, औरों को हम नहीं देखेंगे। इस बुक में यौगिक सिद्धांत, सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है कि जो नींव है, जो भी हम एक्टिविटी करेंगे, प्रिंसिपल का उसमें रोल है। बिना प्रिंसिपल के कोई भी एक्टिविटी सक्सेस नहीं होती है। या जो भी चीज हम करेंगे वो सभी के सभी इन सिद्धांतों के ही इर्द गिर्द रहेगा। इसलिए सिद्धांतों को जानना बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। इस बुक में योगा के जो यौगिक सिद्धांत है, ध्यान रखना, आप लिख लेना, 9 सिद्धांत दिए हैं। जैसे कि हम सबसे पहले ऊपर पढ़ लेते हैं कि टीचिंग जो मेथड्स है उसके डिजाइन के लिए, संरचना के लिए, स्ट्रक्चर के लिए क्या होता है शिक्षा में। जैसे कि यो हमें सीखना है योग का, ये 9 दे दिए यहाँ पे। अब मनोवैज्ञानिक के यहाँ पे दिए हैं 7 सिद्धांत दिए हैं, यानी कि कैसे हम सामने वाले का मन पढ़ करके उसके हिसाब से उन मेथड्स को चेंज करते हैं टीचिंग को। और शरीर के अनुसार, सामान्य तौर पे कोई बच्चा है, बड़ा है, सबको एक एक्सरसाइज हम नहीं करा सकते। एक ही एज की लड़की है, उसी एज का लड़का है, उनको भी नहीं सेम, कुछ चीजें डिफरेंस होती हैं। यानी कि आयु वर्ग बहुत बहुत रोल करता है। इसका भी सिद्धांत है कि उसका सामने वाला है कैसा, आपका स्टूडेंट है कौन, उसके अनुसार ही आप ये डिसाइड करते हो कि आपको क्या करवाना है। जैसे कि मैं आप लोगों के अनुसार डिसाइड करूंगा कि मुझे किस एंगल से और किस लेवल से पढ़ाना चाहिए। अगर मेरे सामने यहाँ पे एमएससी के स्टूडेंट हैं तो मैं उनके हिसाब से पढ़ाऊंगा।
पीएचडी के स्टूडेंट है तो मैं उसके हिसाब से पढ़ाऊंगा। अगर सामने 10th क्लास के बच्चे हैं तो मैं अपने आप ही अपना लेवल को नीचे ले आऊंगा जानबूझ के, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों का लेवल ही नहीं है, तो इस लेवल की बातें करने की कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली सामने जो स्टूडेंट है उसके हिसाब से टीचर ये डिसाइड करता है कि उसको क्या कराना है। तो हम इसको पढ़ेंगे अभी। तो पहले हम यौगिक सिद्धांत पढ़ते हैं। सबसे जो पहला सिद्धांत है वो ये बता रहा है कि यौगिक अभ्यास जो है एक्सरसाइज नहीं है, और एक्चुअलिटी में व्यायाम और योग दोनों अलग हैं। हम व्यायाम समझ लेते हैं, ये हमारी भ्रांति है। व्यायाम की क्या डेफिनेशन है? आयुर्वेद में भी आचार्य चरक जी कहते हैं कि व्यायाम करना चाहिए। दिनचर्या में स्पष्ट कहते हैं वो कि व्यायाम करना चाहिए। और व्यायाम कब तक करना चाहिए? जब तक हमारे माथे पे पसीना ना आ जाए, हमारी संधियों में, हमारे बगल में पसीना जब तक ना आ जाए और हमारी सांस ना फूलने लगे, उसको व्यायाम कहते हैं। और वो व्यायाम शरीर को बल देने वाला होता है। लेकिन व्यायाम के अंदर शारीरिक हलचलें होती हैं, क्रियाएं होती हैं। सामान्य तौर पे हम, आप लगा लो कि जैसे स्थूल व्यायाम है, वो व्यायाम के अंतर्गत आएगा। स्थूल व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम, उसमें क्या होता है? एक्टिविटीज होती हैं। हाथ घुमाया जा रहा है, पैर घुमाया जा रहा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड किया जा रहा है, मूवमेंट्स हो रही है तेजी से। और योगिक अभ्यास में क्या होता है? चक्र आसन, नौका आसन, सूर्य नमस्कार को हम एक तरफ रख दें, बाकी सभी की सभी जो एक्टिविटी है क्या है? आसन। उसमें क्या होता है? होल्डिंग। चक्रासन में मूवमेंट नहीं होगी, मूवमेंट होगी तो वो फिर हम उसको बोलते हैं गत्यात्मक, वो अलग हो जाती है विषय। लेकिन मूल जो आसन है उसमें मूवमेंट नहीं होती है, उसमें स्थिरता होती है। स्थिरता और सुख, इसमें हमने पढ़ा भी था, आसन के दो मूलभूत सिद्धांत होते हैं, उसमें रोका जाता है। तो मतलब कि जो मूल यौगिक अभ्यास है उसमें एक्टिविटी नहीं होती है, हलचल नहीं होता है, रोकना होता है, स्टेचू बन जाना है। नौकासन, नौका बन गए बस, अब हिलना नहीं है 30 सेकंड तक, 1 मिनट तक। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये सबसे पहला सिद्धांत है कि व्यायाम योग नहीं है। दूसरा सिद्धांत जो दिया गया है, बताया गया है कि जो ये जो 6 लिम्स यहाँ पे दिए गए हैं, आसन, प्राणायाम, बंद, मुद्रा, क्रिया और ध्यान, इसमें जो है सब अलग अलग बेनिफिट देने वाले हैं, सब एक नहीं है। ये भी आप ध्यान रखना, आसन से हमें अलग बेनिफिट मिलेगा, प्राणायाम से अलग बेनिफिट मिलेगा, सबसे अलग अलग हमें बेनिफिट मिलेगा। वो हमें डिपेंड करेगा हम क्या चीज हम करने वाले हैं। आगे बताया गया है, ये जो सबसे मेन जो चीज है, यौगिक जो अभ्यास किए जाते हैं मंद गति से किए जाते हैं और झटके नहीं दिए जाते। झटका जहां पे आ गया वो एक्चुअल में योग नहीं आता वहां पे। इसका मतलब जबरदस्ती किए जा रहे हो, ये हमारे सिद्धांतों के विरुद्ध है। हम यौगिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं ना, सिद्धांत में स्पष्ट लिखा है कि बिना झटके से अभ्यास करना है और तीव्रता नहीं करनी। तीव्रता किया तो वो व्यायाम बन जाएगा, आसन या योग नहीं बनेगा। तो ये प्रमुख सिद्धांत है कि बिना झटके से करना है, ताकि हमारी मसल्स का, हमने मस्कुलर सिस्टम में पढ़ा था ना, कॉन्स्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्टिंग होती है और रिलैक्सेसिंग, जो हमने एक्स, आई बैंड, ए बैंड हमने पढ़ा था, कैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कैसे रिलैक्स होती हैं। तो वो वाले मैकेनिज्म गड़बड़ हो जाएगी एकदम से, जो हमारे मसल जो फाइबर्स जो बने हुए टूट जाएंगे। और तो फिर क्या सिंपल आसन तो क्या क्या हम ठीक होने आए थे वहां पे, हम और प्रॉब्लम लेके चले जाते हैं अभ्यास से, और होता भी है कई जो बिगनर्स होते हैं वो कई बार झटके की वजह से कईयों को नुकसान हो जाता है। एक दो बार मेरी क्लास में भी हुआ है लोगों को। कई बार टीचर की भी गलती नहीं होती है, टीचर तो ठीक कहता है लेकिन स्टूडेंट कर देता है पीछे से गड़बड़। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और आगे बताया गया है कि फोर्थ जो प्रिंसिपल है, अभी इतने ज्यादा हार्ड नहीं है, आप आराम से पढ़ लेंगे, मैं प्रमुख प्रमुख आपको पढ़ा देता हूँ। जैसे कि एक हमारे गुरुजी भी कहते थे कि बच्चों कितना ही आप एडवांस प्रैक्टिस कर लो, कितना ही एडवांस कर लो,
अंत में जब प्रेयर होगी, और प्रेयर होके जब आप उठते हो, प्रेयर होके जब आप उठते हो, आपका मन इतना शांत होगा, तो समझ जाना आपने एक्सरसाइज सही की है। बीच में कितनी आप हार्ड एक्सरसाइज करो, कितनी आप ढीली करो, लेकिन अगर आपने एक्चुअल पूरा मेथड्स को यूज किया है, तो लास्ट में आपको हल्कापन लगेगा। लेकिन अगर आपने कुछ गड़बड़ किया है, तो लास्ट में थकावट होगी। जैसे जिम में होता है, जिम से हम जब बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, पूरा शरीर अकड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हम कोई ब्रीदिंग या इस तरीके से इन चीजों का यूज फॉलो नहीं करते हैं हम इन चीजों को। लेकिन योग में किया जाता है, इसीलिए एक्चुअल योगाभ्यास में कभी भी मन भटकेगा नहीं। प्रैक्टिस होने के बाद में कितना ही आप एडवांस कर लो, लेकिन बॉडी पेन नहीं होगा, अगर हमने प्रॉपर टेक्निक को यूज किया है, तो बिना झटके से धीरे धीरे अभ्यास किया गया है। तो शिथिलीकरण बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, रिलैक्सेशन करना, ये एक सिद्धांत है, प्रमुख सिद्धांत। तो जिस तरीके से हम अभ्यास भी करते हैं ना, कि स्टार्टिंग में हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, उसके बाद में हम कुछ स्थूल व्यायाम करते हैं, फिर पसीना आना शुरू हो गया, वहां पे बोलते हैं हाँ अब हमारे वार्म अप हो गया, पसीना आ गया। अब उसके बाद में बोलते हैं अब एक्सरसाइज करो, अब त्रिकोणासन करो, अब नौकासन करो, अब चक्रासन लगाओ। उसके बाद में कठिन अभ्यास किए जाते हैं, कठिन से कठिन करते हैं, फिर अंत में क्या करते हैं, अंत में फिर पहले तो रिलैक्स करेंगे, शवासन में, बालासन, मकरासन, फिर रिलैक्स होने के बाद में फिर ब्रीदिंग स्पेशली किया जाता है, प्राणायाम अंत में 10 से 15 मिनट। जो अच्छे टीचर होंगे वो अंत में हमेशा प्राणायाम जरूर कराएंगे लास्ट में। ऐसे ही आसन से कभी क्लास कोई खत्म नहीं कर सकता अच्छा टीचर कभी भी। तो अंत में ब्रीदिंग होती है। अगर समय है क्लास में तो ध्यान भी होता है, चाहे 5 मिनट का हो, 2 मिनट का हो। अंत में क्या होता है, क्योंकि आसन करने से मेडिकल लैंग्वेज में बात करूं, तो हमारा क्या होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, कि हमारा जैसे कि करो मरो वाली जो हमारे अंदर भर जाता है, एक्साइटमेंट आ जाती है हमारी बॉडी के अंदर, उसको रिलैक्स करने के लिए। इसलिए प्राणायाम का इफेक्ट हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे पड़ता है। इसीलिए तो फिर क्या होगा, लास्ट में ब्रीदिंग की जाती है, जिससे हमारा जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है और हमारा मन वापस रिलैक्स हो जाता है। इसीलिए लास्ट में प्राणायाम और ध्यान अंत में किए जाते हैं, आसन बीच में किए जाते हैं, स्टार्टिंग में स्थूल व्यायाम या सूक्ष्म व्यायाम किए जाते हैं। उसका ये मैकेनिज्म है, ये है। तो ये 9 यहाँ पे यौगिक सिद्धांत दिए गए हैं इस बुक में। अब आगे पढ़ते हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोविज्ञान यानी कि मन का, यानी कि सामने वाले के मूड के हिसाब से उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। हर मेरी क्लास में मान लेते हैं कि हम 46 बच्चे हैं, सबकी मनोदशा अलग अलग है, सब एडवांस नहीं कर सकते, कुछ बच्चे करना चाहते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल ही नहीं करना चाहते। तो टीचर क्या करेगा, एक्चुअल जो टीचर होगा वो अपने आप ही देख लेता है कि किसको क्या करवाना है। कई बार ये होता है कि हर एक एक्सरसाइज हर कोई नहीं कर सकता है, तो टीचर क्या करेगा, उसकी मनोदशा के हिसाब से, उसके शारीरिक क्षमता के हिसाब से उस एक्सरसाइज में चेंज कर दिया जाता है। बोलते कि बेटा आप ये कर लो, आप ये कर लो, आपको दिक्कत आप मत करो, आपको सर्वाइकल, आप हलासन नहीं करना, आपको नहीं तो नेक का दर्द बढ़ जाएगा, दूसरे को बोलेंगे बेटा आप करो। तो क्या होता है, और भी कई चीजें होती हैं देखने को, वो टीचर बिना बताए ही स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स को जज कर लेता है, उसके आधार पे ही ये जो आगे के सिद्धांत रखे गए हैं। जैसे कि पहले ही बता दिया, इंटरेस्ट होना, भैया एक का तो इंटरेस्ट है खूब एक्सरसाइज में और दूसरे का है ही नहीं। तो टीचर का पहला काम होता है कि बच्चों का उत्साह बढ़ाना। जैसे कि आप अपनी क्लास में ले लो, मेरा भी सबसे पहले टारगेट रहता है कि कम से कम आपको फिर से पेपर की याद दिला दूं। देखो ये बुक कितनी जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो एक क्या होता है, जो टीचर होता है कि पहले बच्चों में उत्साह जगाता है, ताकि उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता है, सबको पता है क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये बात बोलने से
फोकस और ज्यादा बढ़ जाता है। अरे क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से, इसको तो अच्छे से पढ़ना है मुझे, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ये नहीं इसके आसपास लाइन है। फिर क्या होता है ना, हमारा माइंड ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो अच्छा टीचर जो होता है ना, हमेशा बच्चों के अंदर उत्साह, प्रेरणा जगा देगा। बच्चों के अंदर ऐसी भावना आ जाएगी जैसे कि टीचर ने जो बोला मैं अभी करके दिखाऊंगी, अभी के अभी। अरे मेरे पास बुक नहीं, मैं अभी जा रही हूँ मार्केट, अभी बुक लेके आऊंगी, सर ने बोल दिया अभी लेने ही लेने मेरे को तो किताब। तो बच्चा चाहे बिल्कुल लो क्वालिटी में क्यों ना हो, अच्छा टीचर क्या होगा, उसको उत्साह से इतना भर देगा जिसके अंदर फिर बाद में फिर बच्चा आगे का काम करेगा। तो मतलब कि बच्चों को उत्साह जगाना, जो इंटरेस्टेड नहीं है उनको भी इंटरेस्ट जगाना, ये अच्छे टीचर की क्वालिटी है, और इसलिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में आता है। इसके बाद में सेकंड में क्या बताया गया है, अब सीखने के लिए क्रिया आवश्यक है। खाली बातें बोलने से कुछ नहीं होता जब तक हम उसको करेंगे नहीं। उसमें भी आता है ना, हठयोग प्रदीपिका में, न वेश धारणम सिद्धे कारणम न च तत्कथा क्रियव कारण में सिद्धे नात्र मात्र संशय, कि खाली वेशभूषा धारण करने से, बड़ी बड़ी बातें करने से कोई सिद्ध पुरुष नहीं बन जाता है। क्रिया युक्त से कारणम, क्रिया ही कारण है। क्रिया मतलब क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जो जितनी प्रैक्टिस करेगा उतना निखर के आ जाएगा। कि बच्चों को बताओ, मोटिवेट करो और उनको प्रैक्टिस करो। और अच्छा टीचर क्या होता है, हर चीज खुद नहीं पढ़ाता है बच्चों को, ये टीचर की बहुत बड़ी खासियत है। बच्चों को इतना मोटिवेट कर देता है कि बच्चे खुद ही पढ़ना शुरू कर देते हैं उस चीज को। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है टीचर की। खुद नहीं पढ़ाता हर चीज, वो सिर्फ वो इंट्रो देता है, बच्चों के अंदर वो क्यूरियोसिटी जगा देता है कि बच्चे अपने आप से पढ़े। और एक्चुअल हायर एजुकेशन में यही होता है। अच्छे टीचर सिर्फ इंट्रो कराएंगे, बाकी बच्चा अपने आप पढ़ेगा, फिर बच्चे डाउट लेके आएंगे, उस डाउट्स को बताएगा, बच्चों के पीछे रहता है वो, दिक्कतें आएंगी सामने होगा। तो इस तरीके से ये चीज है यहाँ पे। ये हम थोड़ा सा इसका नर्वस सिस्टम का देख लेते हैं। और बच्चों को क्या होता है, उसकी जो अंदर की जो क्वालिटीज है उसको जगाना जगाएगा। कि आप, आपका योग दर्शन में पकड़ है बेटा, आप योग दर्शन में तैयारी करो, क्योंकि 2 महीने आपके एग्जाम की रह गई है, आप क्यों इस पे ध्यान टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो। जो चीज आपकी पकड़ है उसको करो, इस यूनिट को छोड़ दो आप। तो मतलब कि उसके योग्यताओं के हिसाब से उसको मार्गदर्शन करेगा कि आपको ये करना चाहिए। और आगे और क्या है, एक बात ध्यान रखना, इसमें मैं थोड़ा पीछे रहता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि सारे बच्चे मेरे जैसे हैं, और भावना जी मुझे बहुत याद दिलाती है इसके बारे में, कि सभी बच्चे, सबकी लर्निंग एक जैसे नहीं होती है। कुछ बच्चे जल्दी चीज सीख लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं सीख पाते। तो हमें इस बात को पकड़ लेनी, याद रखो कि कुछ बच्चे जन्म जात ही इनकी इतनी अच्छी कैचिंग पावर होती है, टीचर ने बताया और उसको याद हो गया। और कुछ बच्चे इतने होते हैं ढीठ, कितना ही बता लो उनको याद नहीं होता। एक्चुअल में वो मेहनत भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो मेहनत भी करते हैं लेकिन फिर भी उनको याद नहीं होता। तो ये टीचर को माइंड में रखना चाहिए, अच्छे टीचर को, कि सभी बच्चे जो होते हैं एक गति से ही नहीं सीखते हैं, कुछ बच्चों को टाइम लगता है सीखने में। तो इसलिए किसी बच्चे के प्रति गलत धारणा टीचर को कभी नहीं बनानी चाहिए कि मैं तो इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ये तो पढ़ते ही नहीं है। 2-3 बच्चे ने तो अच्छा रिस्पॉन्स कर दिया और बाकी बच्चे कर ही नहीं रहे हैं। वो ऐसी बात नहीं है, वो बाकी कोशिश तो करते हैं, उनकी कैचिंग पावर ही नहीं है, कि वो उस लेवल के है ही नहीं। टाइम लगता है, तो टीचर को ये भी धैर्य रखना चाहिए कि हाँ धीरे धीरे बच्चे कर लेंगे। हाँ लेकिन बच्चों को मोटिवेट, और अच्छा टीचर डांटता भी बहुत है, कई बार डांटता है, जैसे कल मैंने आपको बड़ा जबरदस्त डांटा। कई बार बीच में कई बार धमकी भी दे देता है अच्छा टीचर, बुरी वाली। तो ये टीचर की अपनी क्वालिटी होती है, अपनी टेक्निक होती है ये, कि बच्चों को डांटना
और डांट करके उनके जो आलस है उनको दूर करना। तो डांटना अपनी जगह पे उचित है, एक लिमिट में। तो इस तरीके से आप इनको पढ़ लेंगे। और जैसे कि हम तेज अभ्यास कर रहे हैं, उसके बाद में रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। इस तरीके से और भी थकान हो जाएगी। अगर हम रिलैक्स नहीं करेंगे तो मसल्स में टूट फूट हो जाएंगी। तो ये रिलैक्सेशन का ये अपना एक सिद्धांत है। अब हम पढ़ते हैं शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान के हिसाब से। अब मैं थोड़ा पिक्चर आपको दिखा देता हूँ, आप भी बोर हो गए होंगे। कि आप थोड़ा पिक्चर देखना और जज करना, आप अपने आप ही बता दोगे कि आज से पहले आपने भी ऐसा देखा था, लेकिन एक्चुअल में आप इसको देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। एक लड़की की फोटो है और एक लड़के की फोटो है। और क्या है, इसको हम देख रहे हैं अभी। देखिए, दोनों लगभग एक एज के हैं, दोनों की एज सेम है, लेकिन नेचुरली जो फीमेल होती है उसका शरीर मेल के मुकाबले थोड़ा कमजोर होता है। ये बात फैक्ट है। लेकिन मैं ये प्रतिभा नहीं छुपा रहा हूँ, प्रतिभा लड़कियों में ज्यादा होती है एक्चुअल में। लड़कियां सिर्फ शरीर ही शरीर के बड़े होते हैं ज्यादातर, लेकिन वास्तविक दिमाग लड़कियों में ही होता है। एक्चुअलिटी है ये। जो सहनशीलता, जो धैर्य जो लड़कियों में होता है वो लड़कों में नहीं होता। लेकिन शारीरिक रूप से मेल के अंदर क्षमता ज्यादा होती है। इसीलिए फिजिकल एक्सरसाइज जैसे कि आर्मी की हो गई, पुलिस की हो गई, ये जो फिजिकल जो काम होते हैं वो मेल ज्यादा अच्छे कर पाएंगे। और जो मेंटली वर्क है वो फीमेल ज्यादा अच्छे से कर पाती है। तो ये मैकेनिज्म आप जान लेना कि शक्ल जो है इनका अलग अलग होता है। मेल्स में देखो, सीना कितना चौड़ा होता है, फीमेल में सीना थोड़ा पतला होता है। कि ये रीजन है। देखो, मेल में लंबा होता है, फीमेल में छोटा होता है। ये जो विड्थ ले ले, यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ है, जो मेल के अंदर ये थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा विकसित होता है और फीमेल में कम विकसित होती है ये। लेकिन ये भी आप ध्यान रखना, सबसे ज्यादा मोटी जो है वो मेल के मुकाबले लड़कियां ज्यादा जल्दी मोटी होती है। उसके पीछे हार्मोनल रीजन बहुत सारे हैं। नॉर्मली तो एक पतली रहती हैं, लेकिन एडिपोज टिश्यू जो इनके अंदर ज्यादा एक्टिव होते हैं और ये जल्दी फैट को एडॉप्ट कर लेते हैं, जल्दी मोटे हो जाती हैं लड़कियां लड़कों के मुकाबले। हाथ है, लड़कों के ज्यादा लंबे होते हैं, लड़कियों के कम। अब आपने ये स्ट्रक्चर देखा। अब आप प्रमाणित रूप से कह सकते हो कि जो चीज लड़का कर सकता है वो लड़की नहीं कर सकती, और जो लड़की कर सकती है वो लड़का नहीं कर सकता। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग है। यही शरीर रचना एवं क्रिया का जो सिद्धांत है यहीं से शुरू होता है, जो अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। कि सबका जो रचना है, स्ट्रक्चर है, एक नहीं है। बच्चे का स्ट्रक्चर बहुत ही चेंज है। वो तो भैया, तो मैंने समान एज का फोटो दिखाया आपको, और बच्चों का तो मुकाबला ही नहीं है। कोई बच्चे इतनी फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, बड़ा दिखता रह जाता है ये क्या कर गया। तो मतलब कि एज, जेंडर, ये दो महत्वपूर्ण घटक हैं। कि उस सामने वाले की एज क्या है और सामने वाले की किस जेंडर का है। जैसे कि मानते हैं कि एक मिक्स ग्रुप है हमारा, उसमें बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं और 10 बड़े लोग हैं। हमने सूर्य नमस्कार कराया, हमने 10 मिनट में, बच्चों ने तो 10 मिनट में 20 राउंड कर गए और बड़े 5 राउंड भी नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि एज एज का डिफरेंस आ गया ना। यही तो हम पढ़ रहे हैं कि आयु वर्ग का इफेक्ट पड़ता है, जेंडर का पड़ेगा। बॉयज फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा कर लेंगे तो वो स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज जैसे पुशअप्स हैं, हैंड स्टैंड है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे लड़कियों के मुकाबले। लेकिन लड़कियों में बेंडिंग नेचुरली ज्यादा होती है लड़कों के मुकाबले। कुछ एक को छोड़ दे, नेचुरली लड़कियों में बेंडिंग
और स्ट्रेचिंग बहुत बहुत ज्यादा अच्छी होती है, और लड़कों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसमें। तो आ गया ना फर्क जेंडर का। एक ही हनुमान आसन को लड़कों को दिक्कत होगी, लड़कियों को इतनी दिक्कत नहीं होती। डिम्ब आसन लगाने में लड़कियां आराम से लगा लेंगी थोड़े से एफर्ट करके, लेकिन लड़कों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और हैंड स्टैंड में लड़के ज्यादा अच्छे से कर लेंगे, लड़कियों को जी जान लगा देंगे तब भी नहीं होता, बड़ी मुश्किल से होता है लड़कियों का हैंड स्टैंड। क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर नहीं है इसके अकॉर्डिंग। इसी आधार पे जो आयु और लिंग के अनुसार एक्सरसाइज को बांटा गया है। तो ये अच्छा टीचर जो होता है इन चीजों को ध्यान रखता है, और आगे की सारी ये इसी के ऊपर बेस्ड है आगे। तो मुख्य रूप से यहाँ पे मेल और फीमेल दो भागों में हम इस दृष्टि से हम आगे की पढ़ेंगे अभी। कि बताया भी गया है कि देखिए, जो पुरुष की तुलना में जो स्त्री स्त्री है वो कुछ दुर्बल होती है शारीरिक रूप से। शारीरिक रूप से बात हो रही है, ध्यान रखना, मानसिक मैं नहीं कह रहा। मानसिक मेरा मानना है कि लड़कियां ज्यादा मजबूत होती हैं लड़कों से, लेकिन शारीरिक रूप से मेल ज्यादा मजबूत होते हैं। क्योंकि हम अभ्यास करेंगे तो अभी शारीरिक ही ज्यादा काम आएगा हमें। और एक बार मैंने आपको बोला था मसल्स, ही मैंने यहीं से पढ़ा था, और मैंने थोड़ी सी चूक हो गई थी, मैंने 41.5 बोल दिया। आपको ध्यान रखना, ये 41.8% होता है। क्या? शरीर का जो मसल्स होती है ना, मसल्स का वेट, मसल्स का वेट वैसे जो सामान्य रूप से हम गूगल पे देखेंगे वहां पे तो आएगा कि 40 से 50 एवरेज लिखा होता है, कि 40 to 50% जो बॉडी का जो वेट होता है मसल्स कर होती, खाली मसल्स का वेट होता है। लेकिन इस बुक में एग्जैक्ट दिया है कि मेल के अंदर जो मसल्स होती हैं 41.8% मसल्स होती हैं, और लेडीज के अंदर 35.8%। ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, आप अच्छे से नोट करें इन चीजों को। इस बुक में क्या दिया है कि फीमेल में, कि देखो यहाँ से देख अंदाजा यहीं से लगा लो कि देखो मेल के अंदर मसल्स ज्यादा है ना 41.8, और फीमेल में 5% का डिफरेंस आ गया ना। इसी वजह से जो मेल हैं वो फिजिकली एक्सरसाइज ज्यादा कर पाते हैं, क्योंकि उनकी मसल्स भी तो ज्यादा हैं फीमेल के मुकाबले। ये कारण है साइंटिफिकली इसका। यहाँ पे देखो लड़कियां क्यों ज्यादा मोटी होती हैं, ये रहा कि देखो लड़के तो बलवान हैं, उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं लड़कों की, और लड़कियां स्त्रियों में अधिक वसा उत्तक, मतलब कि वसा कौन सा होता है, एडिपोज टिश्यू, वो ज्यादा होते हैं। और इस वजह से जो लड़कियां जल्दी वेट गेन कर जाती हैं लड़कों के मुकाबले। लड़के भी करते हैं, लेकिन लड़कियां जल्दी कर जाते हैं। उसका कारण ये है कि वसा उत्तक लड़कियों में ज्यादा होता है। आगे जो बताया गया है और सिद्धांत में कि अब बेंडिंग की लगभग बात हम करें तो इसमें तो रुको, वसा का घटना पेशीय बल को ये हम पढ़ चुके हैं, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी हम पेट की मसल्स की बात करें। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यांत्रिक दृष्टि से, यानी कि मैकेनिकली, यांत्रिक यानी कि मैकेनिकली, औदरिक पद्धति यानी कि पेट की जो एब्डोमिनल जो मसल्स हैं वो लड़कियों में कमजोर होती है लड़कों के मुकाबले। मैं पिक्चर दिखा के समझाना चाहूंगा, पहले एक बार पढ़ लेते हैं फिर पिक्चर देखेंगे। कि एब्डोमिनल जो मसल्स है लड़कियों में कम होती है, लड़कों में ज्यादा होती है। और इस वजह से अब यहीं से आप लगा लो कि नौकासन को कौन ज्यादा अच्छे से कर पाएगा, लड़की या लड़का? लड़का करेगा, क्योंकि वो पेट की एक्सरसाइज है ना, तो पेट पे जोर पड़ेगा। और लड़कियों में नेचुरली पेट की मसल्स कमजोर होती है, इसलिए वो ज्यादा नहीं होल्ड कर, कुक्कुट आसन में लड़कियां ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगी, क्योंकि कुक्कुट आसन करने से पेट की मसल्स पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। लेकिन लड़के ज्यादा अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि वो स्ट्रेंथ का आसन है और पेट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा कुक्कुट आसन का। तो इस हिसाब से एक्सरसाइज को डिवाइड कर दिया जाता है। तो फोटो आप देख लीजिए और आपके कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएंगे। अब आप देखिए ये वाली फोटो।
दिखाई दे रहा है? दोनों लगभग एक समान एज के हैं और दोनों खूब एक्सरसाइज करती हैं। और आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखो कितना इफेक्ट है मसल्स के अंदर। ये देखिए, लड़के की मसल्स देखिए आप, ठीक इसी एज ग्रुप का है ये। और लड़की भी खूब एक्सरसाइज करती है ये, लेकिन इसकी आप देखिए, नेचुरली मेल के मुकाबले फीमेल की पेट की जो मसल्स होती है कमजोर होती है। और भी आप देख सकते हो, बाइसेप्स भी आप देख लो, इसके बाइसेप्स आप देख लो। मेल के मुकाबले लड़कियों फिजिकल रूप से नेचुरली होती है कमजोर, बात को आपको मानना पड़ेगा। चेस्ट रीजन देख लीजिए इसका, यहां से लेके चेस्ट रीजन देखिए कितना बड़ा है। और फीमेल का आप चेस्ट रीजन देखिए, छोटा है इसके मुकाबले। तो हाइट में भी इफेक्ट पड़ता है इस तरीके से। और आप देख सकते हो, लेकिन ये लड़की बेंडिंग की एक्सरसाइज ज्यादा अच्छे से कर लेगी, लेकिन बॉयज की नहीं होएगी, क्योंकि इसकी बोन्स जो पीछे जो वर्टिब्रा है वो पीछे टाइट होती है। पीछे की जो रीढ़ की हड्डी जो मैंने सामने बना दी है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है, टाइट होती है। लेकिन लड़कियों की वर्टिब्रा बड़ी ही फ्लेक्सिबल होती है, ये ज्यादा अच्छे तरीके से बेंडिंग कर लेंगी, स्ट्रेचिंग कर लेंगी। उसके पीछे का ये कारण है। ऐसा है कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ये आप देख सकते हो, एक दूसरे डायग्राम से मैं और दिखाना चाह रहा हूं आपको। दोनों एक समान एज ग्रुप के हैं। और आप सामने की मसल्स देखिए और पीछे की मसल्स देखिए, ये दोनों का एंटीरियर पोर्शन है। आप इसकी मसल्स को देखिए और इसकी मसल्स को देखिए। लड़कियों का जो कमर का भाग होता है नेचुरली, आप दिखाई दे रहा है आप लोगों को, नेचुरली कमर का भाग पतला होता है लड़कियों का। हाँ, वो ज्यादा खाने से मोटी हो जाती है वो बात अलग है, लेकिन नेचुरली कमर पतली होती है लड़कियों की लड़कों के मुकाबले। तो बाकी भी आप देख सकते हो, थाई की मसल्स भी आप देख लो, लड़कों की नेचुरली स्ट्रोंग होती है और लड़कियों की नेचुरली पतली होती है टांगे। तो इस हिसाब से एक्सरसाइज दोनों की अलग अलग। पोस्टीरियर रीजन देखो बैक का, ये पोस्टीरियर रीजन है, ये इसका पोस्टीरियर पीछे का भाग है। अब बैक की मसल देखिए, इसकी बैक चौड़ी है और इसकी बैक पतली है। इसीलिए लड़कियां बेंडिंग ज्यादा अच्छे से कर पाती हैं और लड़कों को बेंडिंग करने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मसल्स टाइट रहती हैं। आप एक बार मैसेज करके बता दीजिए, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, समझ आ रहा आप लोगों को? ठीक है जी, थैंक यू। ये जो आज की क्लासेस जो चल रही है ना, बहुत सिंपल है, लेकिन आपको पूरी लाइफ में ये चीजें काम आएंगी अगर आपको अच्छा टीचर बनना है तो। आगे हम बढ़ते हैं। और क्या क्या होता है जो चीजों को टीचर को ध्यान रखना चाहिए? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि लंबोसेक्रल एंगल, ये आप लिख लेंगे नोट्स में अपने। देखो लड़कियों में ज्यादा होते हैं, देखो 138 लंबर और सैक्रल। लंबर यानी कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी, यहाँ पे मैं छाप दूं, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। ऊपर सर्वाइकल रीजन हो गया, ये थोरेसिक रीजन हो गया, ये लंबर रीजन हो गया, और ये सैक्रल हो गया। यानी कि इसकी बात हो रही है, ये जो यहाँ पे लंबर और सैक्रल मिलते हैं, यानी कि यहीं से तो बेंडिंग सबसे ज्यादा आती है। तो मतलब कि देखो लड़कियों में बता रखा है ना ज्यादा होता है 138, इसी आधार पे लड़कियां ज्यादा अच्छे से बेंडिंग कर पाती हैं और लड़कों में 133 कम होती है, इसलिए लड़कों की बेंडिंग कम होती है। और ये प्रॉब्लम बताया कि ये लॉर्डोसिस की समस्या हो सकती है। लॉर्डोसिस में क्या होती है, कल मैंने डायग्राम दिखाया था, एक बार और देख लो आप कि कहाँ गया, ये रहा। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि लॉर्डोसिस ये रहा, ये है
समस्या लोर्डोसिस कई बार पेपर में आ सकती है ये देखो आपको दिखाई दे रहा है इसमें, ये जो चीज है, बैक इसकी कितनी धसी हुई है। ये प्रॉब्लम किन को ज्यादा होगी, जिनकी कमर ज्यादा पतली है। और कमर पतली किन की होती है, लड़कियों की। और तो और नेचुरली प्रेगनेंसी में पेट और आगे आ जाता है, तो ये समस्या और ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए ये समस्या जो है लड़कियों को ज्यादा होती है, लड़कों को कम होती है। ये अलग हो गया, आप इन चीजों को अलग अलग देख लें। काइफोसिस में ये अलग होता है, इसमें ऊपर की ये बैक्टेरिया हो जाती है। ये नॉर्मल कंडीशन है कि नॉर्मल आदमी ऐसा होता है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से प्रॉब्लम्स भी अलग अलग होती हैं। ये पढ़ लिया, आगे पढ़ते हैं हम अभी। अब हम पढ़ते हैं मसल्स। ये मैं बता भी चुका हूं आपको कि एक तो रिलैक्स करना बहुत जरूरी होता है कि सुधारित पेशी तान में सुधार आने से संबंध, संतुलन, परिसंचरण और नाड़ी ग्रंथि क्रियाओं में सुधार आता है। ये मतलब कि रिलैक्सेशन से मतलब है कि हमें एक्सरसाइज के बाद में क्यों रिलैक्स करना चाहिए। मैकेनिज्म मस्कुलर सिस्टम में पढ़ाई थी ना मैंने, कॉन्ट्रेक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। कैल्शियम इसके अंदर बहुत रोल करता है। कैल्शियम आयन की कमी होगी तो बाइंटे चढ़ने ज्यादा लगेंगे। अच्छे से आप कैल्शियम लो तो आपकी बाइंटे नहीं चढ़ेंगे। ये लिखा भी हो वही रहा। पेशियों के स्थिर संकोचन यानी कि कॉन्ट्रेक्शन और पेशी तान के उचित विकास में सहायता, मतलब कि धीरे धीरे अभ्यास कराओ, ये इसका सिद्धांत है। और अगला जो सिद्धांत है यही है, उदारिक पेशी है, मसल है पेट की, वो उनको ढक के रखती है पेट के और अंगों को, इसलिए वो ज्यादा लचीली होती है। तो इस हिसाब से आप इनको पढ़ लेंगे। इसको हम पढ़ लेते हैं। इसमें बताया गया है कि देखो, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए पेशी समन्वय और कणों में स्थित अर्धचंद्राकार नालियों का स्वस्थ कार्य है। मतलब कि लिगामेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे। लिगामेंट्स क्या होते हैं, जो हमारे बोन्स के बीच में होते हैं, इनकी वजह से लचीलापन बढ़ता है। तो नर्व्स की एक्टिविटी को बढ़ाया जाता है जब हम खिंचाव बढ़ते हैं। तो ये प्रिंसिपल पढ़ लेना। और दूसरा ध्यान रखना कि शारीरिक गति प्रबल, यानी कि जो हार्ड एक्सरसाइज हैं फिजिकली, उनको करने में ज्यादा एनर्जी लगती है। जैसे कि आप मान लेते हैं हम उठक बैठक कर रहे हैं, 50 बार हमने उठक बैठक किया या हमने पुशअप्स किया, तो उसमें ज्यादा एनर्जी लगती है। और जबकि जो हम आराम से कर रहे हैं उसमें ऊर्जा नहीं लगती। पद्मासन में हम बैठ गए आराम से रिलैक्स होके, घंटों बैठ के पता भी नहीं चलता। लेकिन ये 5 मिनट में सांस फूल जाता है इंजन दौड़ करने से, उठक बैठक करने से। उनके अंदर एनर्जी ज्यादा चाहिए। ये किसका नियम है, सिद्धांत। एक आप याद रखेंगे, ये मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता क्या है, लेकिन मुझे कुछ आइडिया है, बाकी मैं बता दूंगा क्या होता है। शायद ये सेंटर पॉइंट होता है कि जैसे कि ये एक बैट लगा लेते हैं, है ना, क्रिकेट खेलने का बैट है ये। अब इसका सेंटर पॉइंट ये है, ये रहा, ठीक है। मतलब कि बीच का पॉइंट एक तरीके से कि नीचे को खींचने वाला, जिससे संतुलन बनता है। अब जैसे कि एक मेल का स्ट्रक्चर हो गया, ये मेल है, ठीक है। और दूसरा एक फीमेल बना लेता हूँ, ये फीमेल है, ठीक है। फीमेल के बाल दिखा देते हैं आपको, फीमेल पता हो जाए, ये फीमेल है, ठीक है। अब मेल का जो सेंटर पॉइंट ऊपर की तरफ होता है, और मेल के मुकाबले फीमेल का ये जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है वो थोड़ा नीचे होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रख सकते हैं, किसका केंद्र ऊपर होता है किसका नीचे, इस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। आगे हम पढ़ते हैं शैक्षणिक सिद्धांत। शैक्षणिक यानी कि टीचिंग से रिलेटेड है अभी ये, कि कैसे हमें टीचिंग के अंदर क्या चीज ध्यान रखनी। जैसे कल मैंने बताया था आपको, फोटो से आपको बता देता हूँ।
उससे आप थोड़ा और जल्दी स्केच करोगे। ये आपको दिखाई दे रहा है? ये देखो, जो टीचर होगा वो बच्चों के, जब क्लासरूम में टीचिंग कर रहा है, बच्चों के हाव भाव अगर चेंज होने लग गए, अच्छा टीचर पकड़ लेगा कि हाँ बच्चों को मेरा समझाया हुआ समझ नहीं आ रहा है, बच्चों को उबासी आने लग गई हैं, उनके पोस्टर्स टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, वो किताब की जगह फोन उन्होंने उठा लिया है, उबासियां उनको बहुत आ रही हैं। इन छोटी छोटी एक्टिविटी से टीचर को पता लग जाता है, हाँ नहीं मेरी क्लास में कुछ कमी है। अब ऑनलाइन क्लास की बात करूं, तो मैंने बोला माइक खोलो, माइक खोल गया तो मैं समझ जाऊंगा एकदम से, हाँ बच्चे एक्टिव हैं, दूर बैठे हैं लेकिन एक्टिव हैं। मैंने बोला मैसेज करो, आंसर करो, तो मतलब कि एक्टिव हैं। तो कुछ चीज और भी बहुत सारी टेक्निक होती हैं चेक करने की कि बच्चे कितना एक्टिव हैं उस टीचर को लेकर के। और ये 5 सेंसेस, उसके जो ज्ञानेंद्रियां अगर एक्टिव रहेंगी तभी तो वो बता पाएगा ना अच्छे से। और नॉर्मली हम बॉडी पोस्चर से ये पता लगाता है टीचर कि हाँ उसका जो स्टूडेंट है कितना अच्छे से ध्यान दे रहा है। दृश्य और श्रव्य साधन, दृश्य यानी कि देखने के और श्रव्य यानी कि सुनने के, ये साधन बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। कि ऑनलाइन अगर हम टीचिंग दे रहे हैं, और ऑनलाइन टीचिंग में भी आपका टीचर का कैमरा बंद है, बच्चे कभी नहीं समझ सकते। मैं लिख के दे सकता हूँ, कितना ही अच्छे से अच्छा प्रोफेसर क्यों ना हो, बच्चे नहीं समझेंगे। क्या होता है कि आई कांटेक्ट चाहिए। चलो मजबूरी है कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कम से कम टीचर के साथ एक कैमरे में भी आई कांटेक्ट बन जाता है। ऑफलाइन के मुकाबले थोड़ा कम बनता है, लेकिन कुछ तो बनता है कंसंट्रेशन। लेकिन टीचर क्या करते हैं अपने उसमें, माइ कैमरा बंद कर देते हैं। पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, अब कैमरा बंद हो गया और कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अच्छा टीचर क्या होता है, इन चीजों का ध्यान रखता है हमेशा कि आई कांटेक्ट उसका बना रहे। और दूसरा ध्यान रखता है कि उसकी आवाज, उसका नेटवर्क अच्छा रहे। बच्चों का नेटवर्क रहे ना रहे, कम से कम टीचर का नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। इन चीजों का अच्छे से ध्यान रखे वो। और ऑफलाइन की बात करें तो टीचर की आवाज ऐसी हो कि लास्ट तक बच्चा बैठा है वो भी अच्छे से सुन पाए। या टीचर जो बताया था कि जहां पे खड़ा है कि क्लास में हर जगह से बच्चे उसको देख पाए। ऑफलाइन में यहां से आप इस तरीके से आप लगा लो, दृश्य और श्रव्य। और बार बार प्रैक्टिस कराना, क्वेश्चंस करना, ये टीचर की क्वालिटी होती है। उससे बच्चों के कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं। और बच्चों से ही बच्चों को लीडर बना देना, बच्चों से ही बच्चों को आपस में टेस्ट लेने देना, इससे बच्चे ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। उससे बच्चों को लगता है हाँ अरे हमारा पार्टिसिपेंट हो रहा है। नए बच्चों को कुछ पूछ ही नहीं रहे हो तो टीचर, बच्चे सोचते हैं चैन को समझ आ रहा है, लेकिन वो कहेंगे हमारा तो इन्वॉल्वमेंट कुछ है ही नहीं। ये टीचर तो दो तीन गिने चुने को नाम लेता है, बाकी बच्चों को कुछ पूछता ही नहीं क्या हाल चाल है। तो एक क्या होता है कि वो थोड़ा सा वाइब्रेशन, तरंगे नहीं मिलती हैं, फिर वो बच्चे क्या करते हैं, श्रद्धा भावना कम हो जाती है। और भगवत गीता में स्पष्ट कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही हमेशा ज्ञान मिलता है। और वो श्रद्धा कब आएगी, जब वो टीचर उनसे बात करेगा बिना किसी भेदभाव के, सभी स्टूडेंट्स को एक जैसा समझेगा, वो तब आएगी। और बार बार प्रैक्टिस करवाता रहे। बच्चों को कभी ऐसा ना लगे कि ये टीचर उस स्टूडेंट को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है और उसको कम दे रहा है। फिर भी बच्चे समझते हैं ऐसा, क्योंकि क्या होता है ना, जो जैसे कि ज्यादा आंसर करते हैं, जैसे हमारी क्लास की बात करो, कुछ बच्चे बहुत अच्छा आंसर करते हैं, लक्ष्मी जी हैं, नीरज जी हैं, प्रेरणा जी हैं, बहुत अच्छा आंसर करते हैं बार बार। तो नेचुरली कि मेरे अंदर उनकी भावना, फीलिंग्स आएंगी कि हाँ ये अच्छे स्टूडेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सभी बच्चों बाकियों को कहूंगा बुरे हैं। क्या होता है, ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। लेकिन टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि वो सभी स्टूडेंट्स को एक जैसा समझे, भेदभाव किसी में ना रखे। लेकिन थोड़ा बहुत भेदभाव अपने आप हो जाता है नेचुरली टीचर में, क्योंकि अच्छे बच्चों के प्रति ऑटोमेटिक टीचर खिंच जाता है, नेचुरली होता है ये स्वभाव। लेकिन ज्यादा ना खींचे, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए।
और दूसरी, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि क्या कराना है और क्या नहीं कराना। फालतू की रामायण नहीं गानी है हमें। फालतू का जो चीज बच्चे पूछ रहे हैं, आप एग्जैक्ट पॉइंट बता दो। फालतू की कथा, अपना ज्ञान दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे आज मैंने अपने टीचर से क्वेश्चन पूछा कि अपान वायु की गति क्या होती है, एक लाइन में आंसर हो सकता था, लेकिन इतनी बड़ी कहानी सुनाने की क्या जरूरत थी? टाइम वेस्ट हुआ ना सबका, 20 मिनट गवा दिया फालतू का। तो क्या होता है कि जो चीज हमें बतानी है उस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। अच्छे टीचर की क्वालिटी है, उसको ज्ञान है, हम मानते हैं ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान अपनी जगह पे दिखाना चाहिए। फालतू में ज्ञान को नहीं बांटना चाहिए। फिर वो ज्ञान भी, फिर वो बच्चे उसको नेगेटिव समझते हैं। अब लर्निंग की हमने डेफिनेशन पढ़ाई है कि लर्निंग क्या है, जो व्यवहार में सकारात्मक जो परिवर्तन आए। तो वही हमें लर्निंग का सिद्धांत हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्या मेरे बच्चों में परिवर्तन आ रहा है। तभी टीचर को समझना चाहिए हाँ, बच्चों में परिवर्तन आ गया है, कि बच्चे पहले ऐसे थे, अब बच्चों में ये चेंज आ गए हैं। फिजिकली भी आया है और मेंटली भी आया है। तो इस तरीके से ये टीचर की क्वालिटी है, ये बच्चों को जज करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। और ये सीखने की 3 विधियां दी गई हैं। अब इसके बारे में ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगा, अभी मुझे थोड़ा कम समझ पाया हूं मैं आपको कल अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आप इनके नाम नोट कर लीजिए। सकल विधि, 3 विधि बताई गई है सीखने की। तो आप 3 विधि, 3 जरूर याद रख लेना, सीखने की 3 विधि दी है यहाँ पे। दूसरी दिया गया अंश विधि, और तीसरी दिया गया है परगामी अंश विधि। इंग्लिश में पता नहीं मुझे, क्योंकि मैंने पहली बार इसी में पढ़ा है, इसलिए मैं खुद भी थोड़ा समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है क्या एक्चुअल में ये। तो आप अभी नाम याद कर लीजिए, 1-2 दिन में मैं आपको समझा दूंगा ये क्या है। सकल विधि, अंश विधि और परगामी अंश विधि, ये सीखने की 3 विधि हैं। और एक टीचर की, सबसे अच्छी टीचर की क्वालिटी होती है, अब यहाँ पे आएगा मैं दिखा देता हूँ। हाँ, 9 में है, ये रहा। अच्छे टीचर की क्या क्वालिटी होती है, अगर उसको वो आंसर नहीं पता, फालतू का खींचना नहीं चाहिए उसको। पहली बात तो बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए वो प्रोत्साहित करे कि बच्चे कुछ पूछें। लेकिन कई बार बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लेते हैं और टीचर को पता नहीं होता उसके बारे में। तो टीचर को, अच्छे टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि वो उसको ज्यादा ना खींचे। साफ स्पष्ट बोल दो, भैया मुझे नहीं पता, मैं आपको आंसर कल दे दूंगा। बच्चे बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन कई टीचर बड़े ईगो में ले जाते हैं, ऐसे बता देते हैं कुछ, खिचपिच करके बता ही देते हैं। अब बच्चों को तो पता ही चल जाता है कि टीचर ने क्या बताया है। फिर वो क्या, धीरे 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 उस टीचर की पर्सनैलिटी कम हो जाती है। अब यहीं से लगाओ कि अभी मुझे ये 3 विधियां नहीं पता थी ऊपर। सकल विधि, मैं मानता हूं कि मैं नहीं समझ पाया, समय का अभाव था, लेकिन इतना पता है कि 2-3 दिन में मैं और समझ लूंगा। अगर मैं इन चीजों को आपको ऐसे ही कुछ भी बता देता और आपके मुझे पता, फिर मेरे से दोबारा पूछते, तो वो एक लटक जाता है ना काम। तो ये एक टीचर की क्वालिटी होती है। टीचर को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो नहीं बता रहा तो कि उसकी पर्सनैलिटी डाउन हो जाएगी, ऐसा नहीं होता कभी भी। अच्छा टीचर होगा तो वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए उसको, कि नहीं पता तो भैया स्पष्ट बता दो अपने बच्चों को, नहीं पता मुझे, मैं बाद में बता दूंगा, या और बच्चे बता देंगे क्लास में से जो और इंटेलिजेंट होंगे। तो ये भी एक टीचर की क्वालिटी ही है कि वो अपनी गलती को स्वीकार करे। और ये सिद्धांत आप पढ़ लेंगे, आप लोग समझ पा रहे हो सिद्धांत एक्चुअली है क्या, कि मेन आधार है कि अच्छे टीचर की ये चीजें होनी चाहिए। मूल्यधारित शिक्षा, मूल्य क्या होते हैं? सच बोलना, ईमानदार रहना। जी, भागवत गीता के 4थे चैप्टर में हमने पढ़ा लोक संग्रह। लोक संग्रह क्या होता है कि बच्चे आदर्श मानते हैं अपने टीचर को। टीचर जैसा होगा, बच्चे सोचते हैं मैं भी ऐसा ही करूं।
टीचर मौज करने वाला होगा, बच्चे भी मौज करने वाले बन जाएंगे। टीचर पढ़ने वाला होगा, ऑटोमेटिक बच्चे पढ़ने वाले बन जाएंगे। टीचर व्यवहार चरित्र का खराब होगा, बच्चे बोलेंगे, एग्जाम्पल देंगे। जैसे वो भगवत गीता में कृष्ण जी बोलते हैं ना कि आने वाले टाइम में लोग मेरा उदाहरण दे करके गलत रास्ते पे चले जाएंगे, इसलिए मुझे अपना हर कदम सोच समझ के रखना पड़ता है, और ये वास्तविकता है। हम उदाहरण देते हैं ना, स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा किया था, मैं भी ऐसा करूंगा। कृष्ण जी ने ऐसा किया था, मैं भी ऐसा करूंगा। देते हैं ना हम अच्छे आदर्श लोगों का। ऐसा ही जो टीचर होता है ना, अपने बच्चों का आदर्श होता है। बच्चे फॉलो करते हैं कि मेरा टीचर ये कर रहा है, टीचर बड़ा अच्छा है, और मैं भी ऐसा ही करूंगा। टीचर की ये दिनचर्या है, मैं भी यही करूंगा। तो एक टीचर को अपने चरित्र का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों भी फिर ऐसे ही होंगे जैसे टीचर होगा, ऐसे ही फिर बच्चे सीखेंगे फिर। टाइम हो गया। चलो, कोशिश थी मेरी ये भी कराने की, लेकिन टाइम हो गया तो नहीं करा पाया मैं आज ये। थोड़ा ज्यादा खिंच गया है। जी सर। तो आप बता दीजिए, मैं ज्यादा तो नहीं खींच रहा हूँ टॉपिक को कुछ नहीं बताने में। ठीक है राहुल जी, ठीक नहीं है। सर, बहुत बढ़िया किया आपने। क्योंकि प्रैक्टिकली व्यवहार का टॉपिक था, इसलिए अपने आप ही मैंने टाइम ज्यादा दिया इस टॉपिक को।